कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी जंग लगी कार बर्फ से ढकी सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। चारों तरफ सिर्फ सफेदी, मानो दुनिया से हर रंग हर आवाज गायब हो चुकी हो। स्टीयरिंग पर जमे हाथों के बीच बैठा है रिपल, एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी अब टूट फूट कर एक बोझ बन चुकी है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, चेहरे पर कई दिनों की थकान की परछाइयां। हर झोंका, हर बर्फीली हवा उसे उसकी पिछली जिंदगी के जख्मों की याद दिलाती रहती है। वो गलतियां, वो टूटे रिश्ते, वो फैसले जिनसे वह सालों से भाग रहा था, और अब वही बर्फ से ढकी सड़क उसे उन सब से दूर ले जा रही है। इतना दूर कि शायद वहां से वापस लौटना भी मुश्किल हो जाए। रिपल को अब सिर्फ एक ही चीज की तलाश थी, एक नई शुरुआत, एक ऐसी जगह जहां कोई उसे न पहचानता हो, जहां कोई उसकी कहानी न जानता हो, और जहां वह खुद को शायद फिर से जोड़ सके। कई दिनों की भटकन के बाद उसने अपना सारा सामान समेटा और आ पहुंचा दुनिया के सबसे शांत, सबसे अकेले पड़ने वाले इलाकों में से एक बैकाल झील। यह जगह ऐसी थी जहां लोग साल में शायद कुछ ही बार आते जाते थे। झील का पानी गहरे नीले रंग का, मानो रहस्य से भरा हुआ, और चारों तरफ अनगिनत किलोमीटर तक बर्फ और जंगलों का साम्राज्य। रिपल का इरादा साफ था, वह यहाँ अपनी बाकी की जिंदगी बिताएगा। भाईचारे से नहीं, भीड़ से नहीं, बस खामोशी से दोस्ती करके आराम की जिंदगी लाइंग फ्लैट जीते हुए। उसे गांव वालों की मदद मिली और सिर्फ 8,000 रुपए में उसने एक पुराने शिकारी से झील के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया खरीद ली। कुटिया देखने में साधारण थी, छोटी खिड़कियां, टूटा हुआ बरामदा और दीवारों पर समय की मार के निशान। लेकिन इस जगह की असली खूबसूरती थी उसका अकेलापन। कई कई किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं, कोई घर नहीं, बस जंगल, झील और खुला आसमान। कुटिया लगभग उसकी अपनी निजी दुनिया बन चुकी थी। सौदा पूरा होने के बाद शिकारी ने जाते जाते उसके हाथ में एक पुरानी सी बंदूक थमा दी। उसकी आंखों में थोड़ी सहानुभूति और थोड़ा मजाक था, जैसे कह रहा हो, जो भी इतना मूर्ख यहाँ अकेले रहने आ रहा है, उसे कम से कम अपनी सुरक्षा का अंदाजा तो होना ही चाहिए। लेकिन आजादी के भूखे रिपल ने इस चेतावनी को हवा में उड़ाया। वह सिर्फ इस बात से खुश था कि दुनिया का एक टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा अब सिर्फ उसका था। जैसे ही गांव वाले वापस लौटे और कारों की आवाजें दूर होती चली गईं, रिपल ने बाहर खड़े होकर गहरी सांस ली, ठंडी ताजा हवा की, और फिर उसने जोर से चिल्लाकर आकाश की तरफ देखा। आखिरकार मैं आजाद हूँ। उस पल उसे लगा मानो किसी ने उसके कंधों से बरसों से रखा भारी पत्थर हटा दिया हो। अब वह जो चाहे कर सकता था। किसी की नजरें उस पर नहीं थीं, किसी की उम्मीदें नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जजमेंट नहीं। वह हंस पड़ा, इतना सच्चा और हल्का हंसना जैसा उसने कई सालों से नहीं महसूस किया था। यहाँ बेकाल झील की इस बर्फीली शांत दुनिया में रिपल को लगा कि वह सच में अपनी कहानी का नया अध्याय शुरू कर सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां वह खुद को फिर से खोज सकता था, या शायद खुद को पूरी तरह नया बना सकता था। बर्फ की सफेद चादर पर खुलकर दौड़ने, कूदने, गिरने, उठने और ठंडी हवा को महसूस करने के बाद रिपल का मन कई दिनों बाद हल्का लगा। वह बच्चा बन गया था। उसका दिल जैसे कह रहा था, ये जिंदगी, ये खुलापन, बस इसी के लिए आया हूँ मैं। शाम ढलने से पहले वह मुस्कुराते हुए अपनी छोटी सी कुटिया में लौट आया। दरवाजा खोलते ही एक हल्की सी लकड़ी की महक हवा में तैरने लगी, पुरानी लेकिन सुकून देने वाली। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटा सा कमरा, एक खिड़की, कोने में लकड़ी की छोटी टेबल और बीच में रखा एक साधारण सा बिस्तर। जगह भले ही कच्ची थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट थी, एक एहसास कि यह अब उसका घर है। थकान से चूर टेढ़ी बिस्तर पर लेट गया और देखते ही देखते गहरी नींद में डूब गया। कई घंटों बाद जब उसकी आंख खुली तो बाहर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। खिड़की के बाहर एक अजीब सा अंधेरा, आकाश पूरी तरह धुंध से ढका हुआ और हवा में एक भयानक खामोशी। यह वह पल था जब शहर से आए इस इंसान को पहली बार बैकाल की सच्चाई ने झकझोर दिया। यह प्रकृति की दुनिया है और यहाँ उसके नियम चलते हैं। नींद खुलते ही उसे भूख लगी। वह खाने का डिब्बा उठाकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, डिब्बा पत्थर जैसा जम चुका था। उसने पूरी ताकत लगाई, हथेलियां दुखने लगीं, लेकिन डिब्बा हिला तक नहीं। पहली बार रिपल को एहसास हुआ, यहाँ जिंदगी आसान नहीं होने वाली। आखिरकार उसके पास रात का खाना सिर्फ वही था जो बाहर टंगे शेल्फ पर बचा था, टमाटर केचप की 2 छोटी थैलियां। वह हंसा भी और थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। कौन सोच सकता था कि उसकी आजादी वाली पहली रात का खाना यही होगा। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। खाना खत्म होते ही उसे तेज प्यास लगी। वह केतली उठाकर पानी डालने गया, लेकिन केतली पूरी तरह खाली थी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कड़ाके की ठंड में कांपते हुए उसने दरवाजा खोला। बाहर की हवा चाकू की तरह चुभ रही थी। उसने जल्दबाजी में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और वापस अंदर दौड़ आया। धीरे धीरे उसने बर्तन में बर्फ रखा और उसे चूल्हे पर पिघलने दिया। हर बूंद जैसे उसे यह याद दिला रही थी कि यहाँ का हर काम, हर सांस मेहनत मांगती है। काफी देर बाद उसे कुछ घूंट पानी मिला, हल्का सा मीठा, बर्फ का स्वाद लिए हुए, लेकिन उन घूंटों ने उसे राहत दी। थका हुआ रिपल वापस बिस्तर पर नहीं गया। वह सीधे स्लीपिंग बैग में घुस गया, जैसे किसी सुरक्षित
खोल में जा रहा हो। कुटिया के बाहर हवा सनसना रही थी, लकड़ियों के जोड़ ठंड से चटक रहे थे और रिपल स्लीपिंग बैग में दुबकर कांपते हुए पहली बार महसूस कर रहा था यह आजादी जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। लेकिन उसकी आंखें बंद होते एक बात साफ हो चुकी थी, वह यहाँ से भागने नहीं वाला। कल फिर एक नया दिन होगा और वह इस नए जीवन से लड़ना सीख लेगा। लेकिन जिसने कभी -40 डिग्री की दुनिया में एक भी रात न गुजारी हो, वह भला यहाँ कितने दिन टिक सकता था। रिपल के लिए भी यह अनुभव बिल्कुल नया था। आधी रात को उसकी आंख अचानक खुली और वह ठंड से लगभग पत्थर बन चुका था। उसकी सांसें धीमी थीं, शरीर बर्फ की तरह जमा हुआ और स्लीपिंग बैग भी मानो उसे अब गर्म रखने में हार मान चुका था। उसी पल उसे याद आया वह अंगीठी में लकड़ी डालना भूल गया था। कांपते हाथों से वह किसी तरह उठ बैठा। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके फेफड़ों में चुभन महसूस हुई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई, लकड़ियों का छोटा सा ढेर उठाया और जल्दी जल्दी अंगीठी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही आग की लपटें फिर से तेज हुई, कमरे में हल्की सी गर्माहट फैलने लगी। रिपल ने गहरी सांस ली, मानो मौत के हाथ से बस एक कदम दूर से लौट आया हो। अगली सुबह सूरज ने झील की जमी हुई सतह पर एक नरम सी सुनहरी चमक बिखेर दी। रिपल अकेले वहाँ खड़ा था, चुप, स्थिर और इस अनजान शांति में पूरी तरह खोया हुआ। 30 साल से ज्यादा की उम्र में यह पहली बार था जब उसके आसपास कोई शोर नहीं था, न हॉर्न, न मोबाइल की घंटी, न किसी ऑफिस का दबाव, बस बर्फ, हवा और खुद वह। पहले उसने इस शांति को अपने अंदर उतरने दिया, फिर वह वापस कुटिया में आया और अपना सारा सामान अंदर ले जाने लगा। थोड़ी सफाई की, कुछ टेबलें हटाई, दीवारों से फालतू पर्दे उतारे और शेल्फ पर अपनी किताबें सजा दी। अजीब था, इतनी पुरानी और टूटी फूटी जगह, लेकिन जैसे ही उसने उसे अपने अंदाज में सजाया, पूरा कमरा एकदम नया लगने लगा, मानो जगह ने भी उसे अपना लिया हो। रात को कुटिया की खिड़की के बाहर बर्फ के बड़े बड़े फाहे गिरने लगे। बाहर की दुनिया सफेद हो रही थी और अंदर रिपल बिस्तर पर बैठा इस खूबसूरत नजारे को शांति से देख रहा था। वह मुस्कुराया, गर्म कंबल में खुद को लपेटा और ठंडी पर सुकून भरी हवा सुनते हुए नींद में चला गया। अगला दिन भी उसके लिए एक छोटा सा त्योहार था, क्योंकि यह भी उसकी छुट्टी का दिन था। वह देर तक सोता रहा जब तक शरीर खुद न कह दे कि अब बस उठ जाओ। सुबह उसने अपना सबसे अच्छा भुना हुआ मांस गर्म किया और आराम से खाया। पेट भरते ही उसने पुरानी वोडका की एक गिलास ली, जो यहाँ के ठंडे मौसम में किसी वरदान से कम नहीं थी। वह थोड़ी देर तक गर्माहट को महसूस करता रहा और फिर असली आजादी के एहसास के साथ उसने बंदूक उठाई, मोटा जैकेट पहना और अपनी कुटिया के पीछे फैले अनगिनत किलोमीटर लंबे जंगलों अपने पिछवाड़े की तरफ निकल पड़ा। उसके कदम बर्फ पर धीमे धीमे धंस रहे थे। हवा में आज भी वही कड़वी ठंड थी, लेकिन रिपल के दिल में पहली बार एक अजीब सी ताजगी थी, मानो वह सच में एक नई दुनिया में जन्म ले चुका हो। शहर में जहाँ हर सेकंड किसी मशीन की तरह कटता था, यहाँ बैकाल की बर्फीली दुनिया में समय किसी बूढ़े साधु की तरह धीरे, बेहद धीरे चलता था। रिपल को पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी बिना भागदौड़ के भी खूबसूरत हो सकती है। यहाँ कोई बंधन नहीं, न डेडलाइन, न कॉल, न आवाजें, बस हवा, बर्फ और एक अनंत सन्नाटा। इस आजादी के नशे में उसे एक नया ख्याल आया, झील की सतह को आजमाने का। तापमान -30 के करीब था। झील पर जमी बर्फ 1 मीटर से भी ज्यादा मोटी। इंसान, गाड़ी, यहाँ तक कि पूरा कमरा भी थाम ले इतनी मजबूत। लेकिन फिर भी उसने एक जगह छेद करने में काफी मेहनत की। कुल्हाड़ी उठाई, बर्फ तोड़ी, सांसें जमती रहीं और कई मिनट बाद आखिरकार गहरे काले पानी की चमक दिखाई दी। कोई समझदार इंसान इस पानी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, लेकिन रिपल, वह उस पल खुद को रोक ही नहीं पाया। एक जोरदार चीख के साथ उसने सीधे बर्फीले पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर पानी में समाया, उसने महसूस किया कि उसकी नसें सिकुड़कर पतली धागों जैसी कड़क रही हैं। खून तेजी से दौड़ रहा है और दिल सीने को तोड़कर बाहर आ जाना चाहता है। लेकिन इस दर्द में एक नशा था, एक बेतुकापन, एक पागलपन जो उसे पहले से कहीं ज्यादा आजाद महसूस करा रहा था। कुछ ही देर में उसने अपने सारे कपड़े उतार फेंके और पूरी तरह झील की बर्फीली बाहों में समा गया। उस पल जिंदगी में न कोई इच्छा थी, न कोई लक्ष्य, बस हवा, पानी और उसका नंगा सच। लेकिन जंगल अपने नियमों पर चलता है और आज उसे यह बात बहुत डरावने तरीके से समझ आने वाली थी। जैसे ही वह किनारे की ओर बढ़ा, पेड़ों के बीच एक भारी भरकम परछाई हिली। एक भूरा भालू झील के किनारे आ चुका था। कुछ क्षणों के लिए रिपल की सांस ही रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। भालू और आदमी बस कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, मानो समय ठहर गया हो। अगर भालू चाह ले तो रिपल एक पल में गायब हो सकता था, लेकिन शायद आज उसकी किस्मत उसके पक्ष में थी। भालू ने हल्की सी गुर्राहट की, पर रिपल में कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए धीरे धीरे उसकी कुटिया की तरफ बढ़ गया। रिपल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह बर्फीले पानी से बाहर निकलकर कांपते हुए कुटिया के पीछे बने छोटे कमरे में भागा और खुद को अंदर बंद कर लिया। अंदर से उसने सुना, दरवाजा धड़ाम। कुटिया के अंदर कोई भारी चीज घूम रही थी, बर्तन गिर रहे थे, लकड़ी टूटने की आवाजें और उसके अपने खाने के कंटेनरों का चकनाचूर होना। वह बस बंदूक पकड़े बैठा रहा, डरा हुआ, भिगा हुआ
और पूरी तरह असहाय। कई मिनट बाद जब सब शांत हो गया, वह धीरे धीरे बाहर निकला। दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। उसका पूरा भंडार घर तबाह हो चुका था। बर्तन टूटे पड़े थे, सभी खाने के पैकेट फटे हुए और उसकी कई दिनों की मेहनत पूरी तरह खत्म। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जंगल में रहना रोमांचक नहीं, जिंदा बचना होता है। उस रात रिपल को नींद की एक भी किरण न आई। वह बंदूक लेकर कुटिया के बीचों बीच खड़ा रहा, आंखें चौकन्नी, कान हवा की हल्की सरसराहट तक टिके हुए। बाहर अंधेरा था, भीतर डर, और वह पूरी रात पहरा देता रहा, मानो उसकी नई जिंदगी की पहली असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। भालू के हमले के बाद सबसे बड़ी समस्या उभरकर सामने आई खाना। जंगल की इस दुनिया में खाने के बिना एक दिन भी निकाल पाना मुश्किल था। थोड़े से बचे सामान से पेट नहीं भरा, इसलिए रिपल ने आखिरकार वही किया जिसे उसने कभी करने की सोची भी नहीं थी। वह जंगल में शिकार करने निकला। लेकिन जो आदमी कुछ हफ्ते पहले तक शहर की भीड़ में खोया फिरता था, वह भला जंगल का शिकारी कैसे बन सकता था? वह बंदूक लेकर कई घंटों तक बर्फीले पेड़ों के बीच घूमता रहा। अचानक उसे दूर एक हिरण दिखाई दिया, भूरे रंग का, शांत, सावधान, जैसे बर्फ में घुली कोई परछाई। रिपल ने निशाना लगाया। हाथ कांप रहे थे, सांस अनियमित गोली चली पर चूक गई। हिरण डरकर भागा और रिपल भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसने घुटनों तक बर्फ में रास्ता बनाया, दोबारा निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पैर आगे बढ़ाया, जमीन अचानक उसके नीचे से गायब हो गई। था वह सीधे एक गहरे जाल में गिर पड़ा। कुछ सेकंड तक उसे लगा कि उसकी टांग शायद टूट गई होगी, पर फिर उसने राहत की सांस ली। जाल में धारदार दांत नहीं थे, वह सिर्फ एक पकड़ने वाला गड्ढा था, इसलिए चोट मामूली आई। लेकिन उसके मन में एक सवाल तेजी से उठा, मेरे घर के पास यह जाल किसने लगाया होगा? कुटिया लौटकर उसने साफ सफाई शुरू की। घर में सबसे ज्यादा जो चीज थी वह थी बर्फ, बर्तन, कोने, फर्श, सब जगह। काम करते करते उसके मन में वही सवाल घूमता रहा। जवाब पाने के लिए वह झील की सतह पर निकल पड़ा। जमा हुआ पानी उसका रास्ता था और वह 5 घंटे तक स्केटिंग करता हुआ आखिरकार गांव पहुंच गया। वहां के बार में जब उसने अपनी कहानी बताई, लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया। फिर किसी ने धीरे से कहा, 12 साल पहले एक कातिल इसी जंगल में भागा था। शायद जाल उसी के हों, लेकिन इतना समय कौन जिंदा रह सकता है? वह मर चुका होगा। रिपल डर गया था, लेकिन लोगों का तर्क तसल्ली देने वाला था। 12 साल इतनी ठंड में अकेले कोई जी ही नहीं सकता। डर कम हुआ और उस रात कई दिनों बाद वह चैन की नींद सो पाया। अगली सुबह जाने से पहले गांव के एक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सुनो, अगले कुछ दिनों में बड़ा बर्फीला तूफान आएगा, बाहर मत निकलना, घर में ही रहना, समझे? रिपल ने सिर हिलाया। वह वापस लौट आया और तूफान के लिए तैयारी शुरू की। कई दिनों का खाना समेटा, पानी भर लिया, दरवाजे बंद कर दिए और ठंड से बचने के लिए इंतजाम किए। तूफान शुरू होते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। साइबेरिया के बर्फीले तूफान में बाहर जाना मतलब मौत को बुलावा देना था। वह इतने दिनों तक घर में कैद रहा कि शौच तक के लिए उसे अंदर बर्तन का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन असली समस्या तब आई जब एक शाम उसे लगा कि कमरा अब गर्म नहीं हो रहा। उसने देखा उसकी सारी लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। ये सबसे घातक गलती थी। बिना आग के, बिना गर्माहट के वह रात भी नहीं काट सकता था। वह जानता था कि बाहर तूफान चल रहा है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और लकड़ियां लेने बाहर निकल पड़ा। हवा उसके चेहरे पर चाकू की तरह लग रही थी। बर्फ सीधी आंखों पर गिर रही थी। कुछ कदम आगे जाने पर वह लगभग दिखाई देना बंद हो गया। लकड़ियां लेकर जैसे तैसे उसने अपनी पीठ पर बांधी और मुड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, रास्ता गायब था। बर्फ ने सब ढक दिया था। उसकी कुटिया, उसके निशान, उसका रास्ता, सब कुछ सफेदी में खो चुका था। रिपल वहीं खड़ा रह गया, सुनसान तूफान की गर्जना के बीच। उसे पहली बार लगा, मैं शायद वापस नहीं जा पाऊंगा। टेडी ने अपने पहले अंदाजे पर भरोसा करते हुए बर्फीले तूफान में उसी दिशा में चलना शुरू किया जहां उसे लगा कि उसकी कुटिया होगी। लेकिन तूफान में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। कुछ मिनट बाद ही सब कुछ एक जैसा दिखने लगा। सफेद जमीन, सफेद आसमान, सफेद हवा। वह चलता रहा कई मिनट, फिर कई घंटे पर उसे कुटिया नजर नहीं आई। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगी। दिल धड़क रहा था जैसे भीतर कहीं एक अलार्म बज रहा हो। कुछ ही देर में उसके शरीर में घबराहट फैल गई। वह जोर से चिल्लाया, हेलो, कोई है? बर्फ की दीवारों से टकराकर उसकी आवाज वापस उसी पर गिर गई। किसी इंसान की आवाज नहीं, कोई जवाब, सिर्फ तूफान की दहाड़। उसने आसमान में एक गोली चलाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन यहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसके पांव भारी पड़ने लगे, उंगलियां जमकर नीली पड़ चुकी थीं। आखिरी हिम्मत के साथ उसने कुछ कदम आगे बढ़े, लेकिन फिर अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बर्फ पर स्थिर हो गया, मानो उसने खुद को इस सफेद दावत के हवाले कर दिया हो। बहुत देर बाद जब बैकाल झील के आसमान पर सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी फैली, तब टेडी ने धीरे धीरे आंखें खोली। वह झील के किनारे नहीं था, वह अपनी कुटिया के अंदर था। उसका सिर भारी था, शरीर सुन्न मानो किसी बुरे सपने से जागा हो। वह उठकर बैठा और चारों तरफ देखा। कमरे के बीचों बीच लकड़ियों का बड़ा ढेर रखा था। चूल्हे पर गर्म पानी उबल रहा था। चूल्हे के पास जली बुझी आग के ताजा निशान थे। किसी ने उसे बर्फ के तूफान से खींचकर यहाँ लाकर उसकी जान बचाई थी। लेकिन घर में कोई मौजूद नहीं था, न ताजा कदमों के निशान, न कोई आवाज, न कोई परछाई। टेडी का दिल भय और कृतज्ञता दोनों से भरा हुआ था। मौत के मुंह से बचकर लौटने के बाद उसे एहसास
एहसास हुआ अगर उसे इस सफेद नरक में जिंदा रहना है तो उसे खुद को बहुत मजबूत बनाना होगा। अगली सुबह वह बाहर गया और बंदूक लेकर निशाना साधने लगा। 10 मीटर की दूरी पर रखा कैन वह बार बार चूक रहा था। गोली बदलना, पकड़ ठीक करना, सब में वह नौसिखिया था। जब वह एक और गोली लोड कर रहा था, अचानक हवा में कैन का डिब्बा उछला। किसी ने उसे गोली से उड़ा दिया था। टेडी ने झटके से सिर घुमाया। 50 मीटर दूर पत्थरों से ढका एक आदमी खड़ा था। उसकी दाढ़ी बर्फ से जमी हुई, कपड़े फटे पुराने और आंखों में लगभग जंगली सी चमक। टेडी का दिल जोर से धड़काए ही था। वह आदमी वही जिसने उसे तूफान से बचाया था। टेडी कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे उस पर विश्वास ही न हो रहा हो। वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर चला। उसके कदमों से बर्फ चरमराती, पर उसकी चाल में कोई डर नहीं था, सिर्फ अनुभव। टेडी ने तुरंत अपना परिचय दिया और पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचाई थी, है ना? आदमी ने बहुत शांत आवाज में कहा, मैं एक शिकारी हूँ, बस एक शिकारी। अगर तुम गोली चलाने का अभ्यास करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम मुझे हर दिन एक गोली दोगे। फिर उसने टेडी के हाथ में पकड़ी बंदूक को देखा और बोला, और मेरे बारे में किसी को मत बताना। उस आदमी ने टेडी की पकड़ ठीक की, एक उंगली को सही जगह पर रखा, कंधे की पोजीशन सुधारी, शरीर को स्थिर रहने के तरीके बताए। कुछ ही मिनटों में टेडी की गलतियां गायब होने लगी। उसने निशाना साधा, धड़ाम। इस बार गोली सीधी जाकर कैन के बीचों बीच लगी। टेडी की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पहली सही शूटिंग कर ली थी, और वह भी उस रहस्यमयी आदमी की वजह से। टेडी ने अपनी जेब से वह गोली निकाली, एक छोटी सी धातु का टुकड़ा, लेकिन इस ठंडी जंगल की दुनिया में यह किसी मुद्रा से कम नहीं था। उसने सम्मान से वह गोली उस आदमी को दी। आदमी ने उसे हाथ में लेकर हल्के से हवा में उछाला और बोला, आगे से गोलियां मत बर्बाद करना, इनकी कीमत तुम सोच भी नहीं सकते। उसकी आवाज में न कठोरता थी न नरमी, बस एक अनुभवी शिकारी की सच्चाई। लेकिन टेडी के दिल में कुछ और चल रहा था। वह आदमी, वह सावधानी, वह छिपा हुआ चेहरा। टेडी अब यकीन से कह सकता था यह वही कातिल है जो 12 साल पहले इस जंगल में गायब हुआ था। पर उसके भीतर उस आदमी के लिए न डर था, नफरत, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा और सम्मान। पुलिस को बताने का उसने सपना भी नहीं देखा, जिसने उसकी जान बचाई हो, जिसने बर्फीले तूफान में उसे मौत से खींच लिया हो। वह उसके लिए कोई खतरा नहीं था। अगली सुबह टेडी अपने हाथ में बंदूक लेकर पहाड़ों की दिशा में निकल पड़ा उसी आदमी को ढूंढने के लिए। घंटों तक उसने घने जंगलों में घूम घूम कर आवाजें लगाई, पेड़ों के पीछे देखा, चिन्ह ढूंढे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आसमान धुंधला होने लगा था। थकान उसकी हिम्मत को चबा रही थी, और जब वह हार मानने ही वाला था, पीछे से एक शांत भारी आवाज आई, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? टेडी ने मुड़कर देखा, वही आदमी, वही पत्थर सा चेहरा, वही जंगली आंखें। इस बार टेडी ने बिना झिझक कहा, हाँ, लोग सोचते हैं कि आप मर चुके हैं, अब आपको छिपने की जरूरत नहीं है। टेडी की सीधी ईमानदार आंखों को देखकर पहली बार उस आदमी के चेहरे पर शक नहीं, बल्कि एक हल्की सी नरमी दिखाई दी। उसने टेडी को इशारा किया, चलो। वह आदमी उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गया, जहाँ पेड़ों की ऊंचाई आसमान को छूती थी और जमीन पर बरसों की पत्तियां एक मोटी चादर बनाती थीं। वहाँ उसने टेडी को जिंदा रहने की असली कला सिखाई, कैसे हवा की दिशा पढ़ी जाती है, कौन सा हिरण किस राह से आता है, कहाँ शिकारी बैठते हैं, कहाँ जानवर पानी पीने जाते हैं। सिर्फ एक गोली के साथ वे जंगल में अंदर तक गए और वापस लौटे तो दोनों के बैग मांस, जड़ी बूटियों और जरूरी सामान से भरे हुए थे। टेडी को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही जंगल है जो उसे पहले डराता था। पर टेडी के मन में एक सवाल बार बार उठता था, ये आदमी कौन है, कहाँ से आया है? लेकिन हर बार पूछने पर वह आदमी चुप हो जाता, जैसे उसका अतीत भी इस बर्फ की तरह कहीं गहरे दफन हो चुका हो। एक शाम टेडी ने उसे एक गिलास वोडका दिया। आदमी ने पहले तो उसे उलझन में देखा, जैसे उसे याद ही न हो कि यह चीज कैसी लगती है। पर फिर उसने गिलास लिया, हिचकिचाया और धीरे से एक घूंट पिया। ठंडी शराब उसके अंदर उतरते ही उसके चेहरे पर एक दर्द भरी नरमी आई। 12 साल बाद वह पहली बार इंसानों की तरह महसूस कर रहा था। इस घूंट ने उसकी दीवारें पिघला दी। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम अलेक्सेई है। उसकी आवाज में बहुत भारीपन था, जैसे वह यह नाम फिर से बोलने की हिम्मत जुटा रहा हो। मैं उलान उदय का रहने वाला हूँ, बैकाल झील के दूसरी तरफ का शहर। पहले एक बड़ी लकड़ी फैक्ट्री में फॉरमैन था, और फिर वह चुप हो गया, जैसे आगे की कहानी और भी भारी और भी दर्दनाक हो। अलेक्सेई ने जब सुना कि टेडी इस उजाड़ खतरनाक जगह में शांति खोजने आया है, वह अविश्वास से हंस पड़ा। एक मीडिया कंपनी का मैनेजर यहाँ? उसने आंखें तिरछी करके पूछा। टेडी ने धीरे से कहा, हाँ, जिंदगी एक जैसी चलती रही, लोग, काम, मीटिंग, बस मशीन बन गया था। थोड़ा शांत होना चाहता था। अलेक्सेई ने ठंडी सांस छोड़ी। उसकी नजरें मानो टेडी के अंदर तक उतर गईं। यह जगह शांति नहीं देती, वह बोला, यह इंसानों को तोड़ देती है। पहले वाले मकान मालिक की तरह तुम भी ज्यादा समय नहीं टिक पाओगे। टेडी चुप हो गया। वह सोच नहीं पाया था कि जिस जगह को उसने आजादी समझा, वह किसी और के लिए मौत का अखाड़ा रही होगी। कुछ देर बाद दोनों ने पेट भरकर खाया। अलेक्सेई ने आधे हिरण का मांस उठाया और बोला,
मैं चलता हूँ, मुझे रात तक जंगल पहुँचना है। और वह धीरे धीरे बर्फ में गायब हो गया। उस रात टेडी कुटिया में अकेला बैठा था। आग की टिमटिमाती रोशनी में दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं। अकेलेपन का बोझ उसके सीने पर चढ़ने लगा था। वह इतनी दूर दुनिया से भाग आया था, लेकिन अलेक्सेई से मिलने के बाद उसे लगा जैसे वह फिर किसी इंसानी रिश्ते की ओर खींच रहा है। उस रात नींद उसे देर से आई। अगले दिन टेडी हमेशा की तरह लकड़ी काट रहा था। ठंडी हवा में कुल्हाड़ी की टकटक आवाज गूंज रही थी। अचानक धड़ 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 एक हेलीकॉप्टर उसके सिर के ऊपर से गुजरा और उसके बाद हवा में गोलियों की तीखी आवाजें गूंज उठी। टेडी का दिल धक से रह गया। अलेक्सेई बंदूक पकड़कर वह सीधे जंगल की ओर भागा। पेड़ों के बीच से निकलता, बर्फ पर फिसलता हुआ और जोर जोर से उसका नाम पुकारता रहा। कुछ देर बाद उसे दूर से आवाज आई, यहाँ। वह दौड़कर पहुंचा। अलेक्सेई पत्थरों के पीछे बैठा था, पर वह बिल्कुल ठीक दिख रहा था। टेडी ने घबराकर पूछा, तुम ठीक हो? गोली तो नहीं लगी? अलेक्सेई ने सिर हिलाया। उसने ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर को देखा और बोला, वे मेरा पीछा करने नहीं आए। ये अमीर लोग हैं, शिकार करने का खेल खेलने वाले, जानवरों को मारकर मजा लेते हैं। मूर्ख लोग। उसकी आवाज में गुस्सा था। किसी जीव को बिना वजह मारना नहीं चाहिए। अगर वे भालू को घायल कर चुके हैं तो हमें उसे ढूंढना होगा। वो बेवजह नहीं मरना चाहिए। दोनों खून के निशानों का पीछा करते हुए पहाड़ की ओर बढ़े। सूरज ढल रहा था, हवा तेज होने लगी थी और आसमान में बर्फ के काले बादल इकट्ठे हो रहे थे। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, अलेक्सेई अचानक रुक गया। तूफान आने वाला है और बहुत बड़ा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कुटिया इतनी दूर थी कि वहां पहुंच पाना असंभव था। अलेक्सेई की अनुभव भरी आंखें आसपास का निरीक्षण करने लगी। कुछ दूरी पर उसे एक पुरानी बर्फीली गुफा दिखी। चलो जल्दी। दोनों ने बर्फ हटाकर अंदर जगह बनाई और काफी मेहनत के बाद खुद को गुफा में छिपा लिया। गुफा में अंधेरा था, हवा ठंडी, काटने वाली। बाहर तूफान जानलेवा आवाज में गरज रहा था। टेडी कांप रहा था, दांत बज रहे थे, सांसें तेज थीं। अलेक्सेई ने उसकी ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, आंखें बंद मत करना। जो ठंड में सो जाता है वह दोबारा नहीं उठता। टेडी की आंखें सुस्त होने लगीं, तो अलेक्सेई ने उसे जगाए रखने के लिए धीरे धीरे अपनी पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। उस साल मैं अपने एक दोस्त के साथ शराब पीने गया था। दोनों नशे में धुत हो गए। फिर हम उसके घर लौटे। उसकी आवाज भारी होती गई, मानो हर शब्द उसे चीर रहा हो। दोस्त की शानदार कोठी, चमचमाती कार, बड़ी टीवी स्क्रीन, हर चीज देखकर अलेक्सेई के भीतर कुछ टूटा गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी तो मानो किसी छोटे से कमरे में कैद थी। थोड़ी सी तनख्वाह, रोज के झगड़े, लगातार मेहनत और सामने खड़ा उसका दोस्त शराब में नहाया हुआ, अमीर, निश्चिंत। जब वे दोनों लड़खड़ाते हुए अंदर पहुंचे, अचानक दोस्त की पत्नी घर आई। उसने दोनों को शराब में धुत देकर चिल्लाना शुरू कर दिया। अलेक्सेई ने नशे में जवाब दिया। दोस्त गुस्से से भड़क गया और उसने अलेक्सेई को जोरदार घूंसा मार दिया। उस पल ईर्ष्या, गुस्सा, दुख, नशा सब कुछ एक साथ फट पड़ा। दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई। कुर्सियां गिरी, कांच टूटा और अलेक्सेई न जाने कैसे एक बार ऐसा कर बैठा कि दोस्त जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं पाया। कमरा अचानक खामोश हो गया। शराब की गंध हवा में थी और फर्श पर एक आदमी की निस्पंद देह। होश आने पर अलेक्सेई समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या कर बैठा है। वह क्रिमिनल नहीं था, वह हत्यारा नहीं बनना चाहता था, लेकिन उस रात शराब, गुस्सा और अहंकार ने मिलकर उसके हाथ को खून से रंग दिया। डर के मारे वह भागा और सीधा इस बर्फीले नरक में आ घुसा। 12 साल इन पहाड़ों, घाटियों और खामोश जंगलों में छिपकर जीता रहा। हर रात वह अपनी पत्नी और बच्चों की याद में तड़पता। वह याद करता कि कैसे वह उनकी जिंदगी में मौजूद ही नहीं रह पाया, कैसे एक गलती ने सब कुछ छीन लिया। बातों बातों में कब बर्फ का तूफान शांत हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। गुफा से बाहर निकलते ही उनके बीच एक अजीब सी दोस्ती बन चुकी थी, गहरी, सच्ची और बर्फ की तरह साफ। अलेक्सेई टेडी को अपनी छिपने की जगह पर ले गया। एक ऐसी गुफा जिसे उसने एक छोटे घर की तरह बना रखा था, जहाँ दीवारों पर निशान थे। हर एक निशान उसके जीते हुए एक एक साल की कहानी कहता था। टेडी उन निशानों को देखकर प्रभावित हो गया। उसे लगा शायद 12 साल बाद उसका भी यही हाल हो सकता है। वह भी कोई गहराई तलाशता हुआ कहीं छिपा बैठा होगा। अलेक्सेई ने जेब से एक पुरानी, लगभग फीकी पड़ चुकी तस्वीर निकाली। उसके 2 बच्चे, इन्हीं की वजह से जिंदा रहा हूँ, वह फुसफुसाया। फिर उसने बताया कि 3 साल और उसका केस सीमित समय के कारण कानूनी रूप से खत्म हो जाएगा, तब वह अपने परिवार के पास वापस जा सकेगा। टेडी ने उसकी आंखों में उम्मीद की चमक देखी और अचानक उसे लगा कि उसके पास ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई प्लान नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस अपनी उबाऊ जिंदगी से भागने का फैसला जो शायद हमेशा काम न आए। लेकिन उसने सोचना बंद कर दिया। कम से कम इस समय तो वह आजाद था, जी रहा था, महसूस कर रहा था। जैसे जैसे उनके बीच पहचान बढ़ती गई, वे हर दिन साथ समय बिताने लगे। दिन में वे झील की बर्फ पर छेद करके मछली पकड़ते और फिर आग पर उन्हें भूनते। रात में दोनों कुटिया में बैठकर पुरानी वोडका पीते, कहानियां सुनते और हंसते। 12 साल तक दुनिया से कटे रहने के कारण अलेक्सेई को दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। रूस के नए नेता, न अमेरिका के राष्ट्रपति, यहाँ तक कि उसे लगता था कि ओसामा बिन लादेन अभी भी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। टेडी उसे धीरज से सब समझाता रहा। दुनिया कितनी बदल चुकी है, लोग, देश, शहर सब आगे बढ़ चुके हैं। अलेक्सेई ने भी बदले में उसे बैकाल झील की ऐसी खूबसूरत जगह दिखाई जहाँ कोई आम इंसान पहुंच ही नहीं सकता था। और फिर वह दिन आया, टेडी का जन्मदिन। दूर दूर तक कोई केक नहीं, न कोई
मोमबत्ती न कोई गिफ्ट। तो उसने अपनी जेब से एक पुरानी सिग्नल फ्लेयर निकाली जो उसने सिर्फ इमरजेंसी के लिए बचा कर रखी थी। उसने उसे आसमान की ओर उठाया और जलाया। लाल चमकदार रोशनी सफेद आसमान को चीरती हुई ऊपर उठी और दोनों के चेहरे पर एक अजीब खूबसूरत उजाला बिखेर गई। उस पल टेडी को महसूस हुआ कि शायद यहाँ इस बर्फ की दुनिया में उसने अकेलेपन से आगे जाना शुरू कर दिया है। एलेक्सेई धीरे धीरे समझने लगा था कि टेडी उससे अलग है। दोनों ही अपनी अपनी समस्याओं से भागकर इस सफेद दुनिया में आए थे, लेकिन टेडी के पास अभी भी वापस जाने के रास्ते थे। भविष्य था, विकल्प थे, लोग थे। एक शाम आग के पास बैठते हुए उसने गंभीर आवाज में कहा, वसंत से पहले यहाँ से चले जाओ। टेडी, जब बर्फ पिघलती है तो यह जगह सचमुच दुनिया से कट जाती है, यहाँ फंस जाओगे। टेडी को उसकी बात समझ नहीं आई। ये जगह तो उसके लिए सपनों की थी, आजादी, शांति, अकेलापन, वह क्यों जाना चाहेगा। अगले दिन पहाड़ों पर लौटने से पहले एलेक्सेई ने फिर वही बात दोहराई, लेकिन टेडी ने ध्यान नहीं दिया। कई दिनों तक एलेक्सेई वापस नहीं आया। चिंता बढ़ते बढ़ते टेडी बेचैन होने लगा। आखिरकार वह उसकी कुटिया तक गया और दरवाजा खोलते ही उसका दिल बैठ गया। वह हमेशा मजबूत, जंगली सा दिखने वाला आदमी अब बिस्तर पर पड़ा तप रहा था। तेज बुखार, कांपता शरीर, बुझी हुई आंखें। टेडी तुरंत वहीं रुक गया। उसने आग जलाई, पानी गर्म किया, उसे कहानियां सुनाई, उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश की, लेकिन एलेक्सेई की आवाज में अब हार उतर आई थी। उसने धीरे धीरे अपनी आखिरी इच्छाएं बतानी शुरू कर दी। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे बैकाल झील में दफना देना। ये जगह, मेरी सजा भी यही थी और मेरा घर भी। टेडी की आंखें भर आईं। उसे लगा कि वह अपना सबसे करीबी दोस्त खो देगा। जब हालत बिगड़ती गई, टेडी ने कहा, कल सुबह मैं शहर जाऊंगा, तुम्हारे लिए दवाइयां लाऊंगा। कई साल हो गए, अब कोई तुम्हें पहचान कर पकड़ेगा नहीं। तुम्हें अपने परिवार के लिए जीना होगा। लेकिन एलेक्सेई ने सिर हिलाया। नहीं टेडी, मेरा समय पूरा हो चुका है, लेकिन तुम्हारा अभी शुरू भी नहीं हुआ। वापस जाओ, वहाँ वो लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टेडी कुछ नहीं बोला। वह वापस नहीं जाना चाहता था और वह एलेक्सेई को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। अगले दिन जब टेडी लकड़ी काट रहा था, एलेक्सेई ने बाहर आकर धीरे धीरे कहा, ठीक है, जाओ, दवाइयां ले आओ, और एक बात और, मेरे परिवार को एक खत पहुंचा देना। एलेक्सेई का खड़ा होना टेडी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह मुस्कुराया, उसे गले लगाया और वादा किया, 3 दिन में लौटूंगा, तुम्हें तब तक जिंदा रहना होगा। एलेक्सेई हंस पड़ा। मैं 12 साल तक जिंदा रहा हूँ, 3 दिन कोई बात नहीं। लेकिन जब टेडी कुछ दूरी पर पहुंच गया, एलेक्सेई अचानक बच्चे की तरह उसे पुकारने लगा, टेडी, एलेक्सेई, टेडी, एलेक्सेई, टेडी, टेडी, टेडी। उसकी आवाज बर्फ की खामोशी में खोती रही और टेडी की आंखें भर आईं। कभी कभी हम भी टेडी की तरह खो जाते हैं। हम अपनी ही बनाई दीवारों में उलझ जाते हैं, अपने फैसलों को सच मानकर हर परेशानी से भागने लगते हैं। लेकिन ये सच है, भागो या ना भागो, दर्द इंसान का साथी है। फिर भी ठंड में बर्फ पिघलना शुरू होती है और इंसान भी चाहे जितना टूट जाए, किसी नई जिंदगी की ओर बढ़ना सीख ही लेता है। यह कहानी उसी पिघलाव की शुरुआत है।